वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल कॉन्सेप्ट क्लासेज। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी व्हेन कंट्रैक्टर्स वर्कर गेट्स इंजर्ड। तो इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी बड़ी फैक्ट्री का ओनर है वो कई बार कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर वर्कर से काम करवाते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो वर्कर्स को अपने साथ लेके आएगा। तो कॉन्ट्रैक्टर जो वर्कर्स को साथ लेके आता है किसी फैक्ट्री के अंदर, उस दौरान किसी वर्कर को डूइंग द जॉब इंजरी हो जाती है तो उसमें किसकी लाइबिलिटी बनेगी, कौन पे करेगा कंपनसेशन वर्कर को। तो इसमें सेक्शन 12 के अंदर वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट के अंदर मेंशन किया गया है, इवन दो द इंजर्ड वर्कर वॉज हायर्ड बाय ए कॉन्ट्रैक्टर द मेन एम्प्लॉयर कैन स्टिल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे कंपनसेशन, अगर कुछ कंडीशंस वो फुलफिल हो रही है तब। सेक्शन 12 सिंपल सी बात करता है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा लेके आए गए वर्कर को इंजरी हो जाती है तो मेन एम्प्लॉयर ही लाइबल होगा कंपनसेशन देने के लिए, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर किसके काम के लिए हायर किया गया था, एम्प्लॉयर के काम के लिए, और वो वर्कर्स भी एम्प्लॉयर के काम के लिए ही हायर किए गए थे। तो लाइबिलिटी बनेगी कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर की। व्हेन विल द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बी रिस्पॉन्सिबल, सेक्शन 12 क्लोज फर्स्ट बात करता है वर्कर द वर्क गिवन टू कॉन्ट्रैक्टर इज पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स रेगुलर बिजनेस, यानी कि जैसे राइस मिल में कोई भी राइस लोडिंग का काम है तो कॉन्ट्रैक्टर से वो करवाता है एम्प्लॉयर। तो दिस इज द पार्ट ऑफ बिजनेस, इसमें लाइबिलिटी बनेगी एम्प्लॉयर की। सेकंड सेक्शन 12 क्लोज फर्स्ट के अंदर बताया गया कि द इंजर्ड वर्कर वॉज वर्किंग ऑन दैट बिजनेस टास्क व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड, यानी कि जो वर्कर है उसको इंजरी, वो जो बिजनेस टास्क दिया गया था जैसे कि राइस लोडिंग का काम था, उस दौरान वो एक्सीडेंट हैपन होता है तो तब भी एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी बनेगी। थर्ड पॉइंट के अंदर द एक्सीडेंट टुक प्लेस एट द प्लेस वेयर द एम्प्लॉयर यूजुअली डज हिज बिजनेस, यानी कि फैक्ट्री या किसी भी कंपनी की बिल्डिंग में वर्कर काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, वो कंट्रोल सारा एम्प्लॉयर के पास है तो एम्प्लॉयर की ही लाइबिलिटी बनेगी। तो सिंपल सी बात इसमें बोल दी कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वर्कर आएंगे उनको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जॉब अगर किसी भी टाइप की इंजरी होती है तो एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी बनेगी। अगर ये तीनों चीज़ें हैपन होती तो एम्प्लॉयर पे करने के लिए लाइबल माना जाएगा। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इज बेस्ड ऑन द वेजेज ऑफ द वर्कर, नॉट ऑन द एम्प्लॉयर्स रेगुलर एम्प्लॉय वेजेज, यानी कि जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को फैक्ट्री में जो काम करते हैं पहले से उनको जो वेज देता है उसके बेस पे कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे उनके काम के लिए बुलाया गया उसके बेस पे कंपनसेशन, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पे किया जाएगा। कैन दी वर्कर स्टिल आस्क द कॉन्ट्रैक्टर फॉर मनी? यस, एब्सोल्युटली। अंडर सेक्शन 12 क्लोज 3 द इंजर्ड वर्कर कैन चूज टू आस्क फॉर कंपनसेशन डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर को ही जानते हैं एम्प्लॉय, तो जो वर्कर है वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आए हैं तो कॉन्ट्रैक्टर से ही पूछेंगे कि इस इंजरी को कंपनसेशन कौन प्रोवाइड करवाएगा। तो उसको चॉइस दी गई है वर्कर को कि वो डायरेक्टली उसके प्रिंसिपल से पूछे या फिर एम्प्लॉयर से पूछे कि उसको कंपनसेशन कौन देगा, उसको तो इंजरी हुई है उसको तो कंपनसेशन चाहिए। तो नेक्स्ट इज व्हेन इज दिस रूल नॉट एप्लीकेबल, तो स्पेशल एक्सेप्शन भी दे रखी है सेक्शन 12 क्लोज 4 के अंदर। इफ द एक्सीडेंट हैपन्स इन ए प्लेस दैट इज नॉट कंट्रोल्ड और मैनेज बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, ऊपर वाले क्लोज में बताया गया था कि ड्यूरिंग दी जॉब वो 3 कंडीशन दी गई थी, वो फुलफिल होती है तो एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी बनेगी। लेकिन इसमें एक्सेप्शन दे दी कि अगर एम्प्लॉयर के प्लेस से वो एक्सीडेंट अटैच नहीं है, हैपन नहीं हो रहा, तो लाइबिलिटी बनेगी कॉन्ट्रैक्टर की, ना कि एम्प्लॉयर की। सो द एम्प्लॉयर माइट नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इन दैट केस आया कार्टमैन कैरिंग राइस बैग्स, ए राइस मिल गेव वर्क ऑफ कैरिंग राइस टू दी cartman. He died in accident on the way back. Even though there was no proof he was hired through a contractor, the court said if it is part of the business and accident happened during the work, the owner is liable under section 12 क्लोज फर्स्ट, जो कि मेंशन किया गया था ऊपर। अगर उसमें फॉल नहीं करता तो क्लोज 4 के अंदर आ जाएगा ये, और उसको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। अगर बॉस कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को वर्क देता है, कॉन्ट्रैक्टर फिर आगे वर्कर्स को काम देता है और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस एक्सीडेंट हो जाए तो लाइबिलिटी बनेगी एम्प्लॉयर की, अदरवाइज कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। अब कंपनसेशन कैसे डिसाइड किया जाएगा, कितना देना है और किस किस तरीके से कंपनसेशन को डिवाइड किया जाएगा।
कंपनसेशन होता क्या सबसे पहले, कंपनसेशन मीन्स द मनी और बेनिफिट दैट ए वर्कर गेट्स इफ दे गेट हर्ट और फॉल सिक वाइल डूइंग देयर जॉब। सेक्शन 2 क्लोज फर्स्ट सब क्लोज सी के अंदर मेंशन किया गया है। कंपनसेशन का मीनिंग होता है जो लॉ के अंदर जिस तरीके से लिख रखा है उसको उसी तरीके से पे करना। व्हेन एंड हाउ मच कंपनसेशन इज गिवन, जब भी वर्कर इंजर्ड होता है वर्किंग के दौरान या बीमार पड़ जाता है तो उसको कंपनसेशन दिया जाता है, जो कि सेक्शन 4 शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 और 4 के अंदर मेंशन किया गया है। शेड्यूल 2 के अंदर बताया गया है कि फैक्ट्री वर्कर्स है, लोडर्स है या पीपल डूइंग रिस्की और फिजिकल जॉब, वो शेड्यूल 2 के अंदर आते हैं। शेड्यूल 3 के अंदर बताया गया जॉब रिलेटेड डिजीज, जैसे कि मरकरी या लीड की कोई भी काम करते हैं वर्कर, उससे रिलेटेड किसी टाइप की इंजरी होती है वर्कर को या फिर बीमार पड़ जाता है वर्कर, तो उसको शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग कंपनसेशन दिया जाएगा। शेड्यूल 4 के अंदर बताया गया कि एग्जैक्ट अमाउंट किस तरीके से कैलकुलेट किया गया है। इट गिव्स ए नंबर बेस्ड ऑन द वर्कर्स एज एंड दिस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय दियर वेज टू गेट द फाइनल कंपनसेशन। यानी कि वर्कर की कितनी एज थी, वर्किंग कैपेसिटी कितनी थी और उसको कितने वेजेस दिए जाते थे, उन सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करके एक फाइनल कंपनसेशन आएगा जो कि वर्कर को दिया जाएगा। अब व्हेन इज कंपनसेशन ड्यू एंड व्हाट इफ इट इज नॉट पेड। सेक्शन 4 क्लोज ए बात करता है कंपनसेशन मस्ट बी पेड इमीडिएटली व्हेन इट बिकम्स ड्यू। जब भी इंजरी होगी, जब भी बताएगा वर्कर की ऐसी ऐसी इंजरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, उसी टाइम से उसको इमीडिएटली कंपनसेशन देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। जैसे जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ, जिस दिन उसकी डेथ हुई, नॉट फ्रॉम द डे द केस इज डिसाइडेड, उस दिन से नहीं दिया जाएगा। जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ, जिस दिन उसकी डेथ हुई, उसी दिन से काउंट किया जाएगा। डेट ऑफ डेथ, वो केस भी बताया गया था श्रीमती जियामा वर्सेस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का केस था, जिसमें डेट ऑफ डेथ से ही डिसाइड किया जाएगा कि कितना कंपनसेशन देना है। अगर एम्प्लॉयर डिले करता है पेमेंट के अंदर, दे मस्ट पे इंटरेस्ट एंड पॉसिबली ए पेनल्टी अप टू 50% ऑफ द अमाउंट। ये बात याद रखने की है कि इंटरेस्ट के साथ साथ 50% पेनल्टी भी लगेगी कंपनसेशन के अमाउंट के ऊपर अगर एम्प्लॉयर डिले करता है कंपनसेशन के अंदर। तो अब कैलकुलेट कैसे किया जाएगा मंथली वेजेज के बेसिस पे, सेक्शन 5 के अंदर बताया गया है। इफ द वर्कर वर्कड फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स बिफोर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से 12 महीने पहले तक वर्कर काम करता था तो उसको डिवाइड किया जाएगा टोटल मंथ वेजेज बाई 12। इफ द वर्कर लेस देन 1 मंथ, एक महीने से कम 1 महीने से काम कर रहा था, तो चेक व्हाट अदर्स डूइंग द सेम जॉब एंड टेक एन एवरेज। उस दौरान एक महीने में कितने वेजेस दिए जा रहे हैं उसके एवरेज निकाल के उसका कंपनसेशन दे दिया जाएगा। इफ़ दिस इज़ नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लाई लास्ट डे वेज बाई 30, यानी कि एक एम्प्लॉय की लास्ट दिन का कितना वेज था उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 30 से और उसका फाइनल अमाउंट निकल के आ जाएगा। ऑल्सो एनी सर्विस नॉट ब्रोकन बाई मोर देन 14 डेज इज कंसिडर्ड कंटिन्यूस, यानी कि 14 दिन का जो कंटिन्यूस टाइम पीरियड है उसको काउंट करके भी कंपनसेशन दिया जा सकता है। आगे रिव्यू ऑफ हाफ मंथ पेमेंट अंडर सेक्शन 6। इफ ए वर्कर इज गेटिंग हाफ मंथली पेमेंट, जैसे कि रेगुलर बेसिस पे वेजेस नहीं मिल रहे उनको, महीने वाइज या हफ्ते वाइज वो मिल रहे हैं 6 महीने के बेस पे, तब पेमेंट कैसे दी जाएगी। तो दिस कैन बी चेंज बाय द कमिश्नर। द वर्कर और एम्प्लॉयर मस्ट शो ए मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइडिंग ए चेंज इन द वर्कर्स कंडीशन, यानी कि 6 महीने के दौरान उसने जो काम किया उसकी जो भी कंडीशन चेंज हुई, जैसे वो बीमार पड़ गया या फिर चोट लगी, वो सारे सर्टिफिकेट जो है वर्कर को कमिश्नर को प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। उसके बेस पे ही कंपनसेशन डिसाइड किया जाएगा और वो पेमेंट जो घट सकती है, बढ़ सकती है, बंद भी की जा सकती है और एक टाइम के लमसम जैसे भी डिसाइड करके वो कंपनसेशन इंजरी का परमानेंटली दे दिया जाता है। चेंजिंग हाफ मंथली पेमेंट इनटू वन टाइम पेमेंट, सेक्शन 7 के अंदर बताया गया है रेगुलर पेमेंट्स कैन बी चेंज टू वन बिग पेमेंट इफ बोथ वर्कर एंड एम्प्लॉयर एग्री और इफ पेमेंट हैव बीन गोइंग ऑन फॉर एटलीस्ट 6 मंथ द कमिश्नर कैन डिसाइड द अमाउंट। एक बार में ही सारी पेमेंट कर दी जाए, हाफ मंथली पेमेंट इनटू वन टाइम पेमेंट, तो कंपनसेशन कमिश्नर के द्वारा डिसाइड कर दिया जाएगा। हाउ कंपनसेशन इज गिवन इफ वर्कर डाइज। इफ द वर्कर डाइज द कंपनसेशन इज नॉट टू बी गिवन डायरेक्टली टू द फैमिली, द एम्प्लॉयर मस्ट डिपॉजिट द मनी विद द कमिश्नर। जैसे ही वर्कर की डेथ होती है तो
तो एम्प्लॉयर जो है वो कमिश्नर को पैसे देगा, डिपॉजिट करवाएगा। कमिश्नर फिर डिसाइड करेगा कि किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, फैमिली मेम्बर को या फिर लीगल हायर्स को। वर्कर के लीगल हायर्स है या फिर फैमिली मेम्बर्स है, जो मनी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो कमिश्नर के द्वारा डिसाइड किया जाएगा और कमिश्नर को पैसे देगा एम्प्लॉयर। अब कंपनसेशन कैन नॉट बी सोल्ड और टेकन बाय अदर, सेक्शन 9 के अंदर बताया गया, सीधी सी बात है कि कंपनसेशन मनी कैन नॉट बी टेकन अवे बाय एनीवन एल्स, इट बिलोंग्स ओनली टू द वर्कर। ये वर्कर का पैसा है, वर्कर को दिया जाएगा और ये पैसा किसी भी डेट या फिर लोन के लिए नहीं यूज किया जाएगा, डायरेक्टली वर्कर को दिया जाएगा। वर्कर कुछ भी करे उस पैसे से, उससे कोई लेना देना नहीं है। आगे कंपनसेशन गेट्स फर्स्ट राइट ओवर प्रॉपर्टी, सेक्शन 14 क्लोज ए, if employer sells or transfer their property without paying compensation, the compensation amount become the first charge on that property। प्रायोरिटी क्लेम मतलब कि वो प्रॉपर्टी जो बेची जाएगी उससे पैसा जो बनता है वर्कर का वो पहले दिया जाएगा, बाद में प्रॉपर्टी की जो भी पेमेंट है वो एम्प्लॉयर को दे दी जाएगी। इफ़ द एम्प्लॉयर बिकम इंसॉल्वेंट, अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है एम्प्लॉयर तो क्या होगा, बैंकरप्ट हो जाए या फिर कंपनी बंद हो जाए उसकी, सेक्शन 14 प्रोटेक्ट करता है वर्कर को। इफ़ द एम्प्लॉयर हैड एन इंश्योरेंस द राइट गो टू द वर्कर, अगर कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी इंश्योरेंस है, जो भी इंश्योरेंस का पैसा आएगा वो सारा वर्कर के पास जाएगा, जितना भी उसका कंपनसेशन बनता है। इफ़ इंश्योरेंस कवर्स ओनली पार्ट ऑफ द अमाउंट वर्कर कैन क्लेम रेस्ट इन द कोर्ट, अब कोर्ट के अंदर जाके भी वर्कर क्लेम कर सकता है, इंश्योरेंस मनी के थ्रू अपना कंपनसेशन पूरा करवा सकते हैं। इवन इफ द एम्प्लॉयर मेड मिस्टेक इन इंश्योरेंस पॉलिसी वर्कर में स्टिल बी प्रोटेक्टेड, अगर इंश्योरेंस पॉलिसी में भी कोई गड़बड़ की गई है उसको ठीक करके जो भी पैसा आएगा वर्कर को दे दिया जाएगा। प्रायोरिटी डेट मानी जाएगी कंपनसेशन, और किसी टाइप की कंपनी को कोई बैंकरप्सी हो जाए, वाइंड अप हो जाए कंपनी का, उससे कंपनसेशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, उसको जितना क्विकली हो सके उतना एम्प्लॉयर के द्वारा कंपनसेशन दिया जाएगा। नो कॉन्ट्रैक्ट कैन रिमूव राइट टू कंपनसेशन, सेक्शन 17 बात करता है, इफ वर्कर साइन एनी एग्रीमेंट वेयर दे गिव अप देयर राइट टू कंपनसेशन सच एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड, वर्कर्स कैन नॉट बी फोर्स टू गिव अप देयर राइट्स टू कंपनसेशन बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किसी भी टाइप का कंपनसेशन वर्कर को नहीं दिया जाएगा, और ना ही वो कंपनसेशन का जो भी पैसा है किसी के को शिफ्ट किया जाएगा कि इसको दे दिया जाए, वो ऐसा नहीं होगा। जिसको एक्सीडेंट हुआ, जिसको इंजरी हुई है, जो वर्कर था उसको ही वो पैसे दिए जाएंगे। आगे ओब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन एम्प्लॉयर, अगर लेट्स इमेजिन ए वर्कर इज डूइंग ए जॉब इन द फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट एंड सैडली ही डाइज और गेट्स बैडली हर्ट वाइल वर्किंग, नाउ द एम्प्लॉयर हैज सम ड्यूटीज अंडर द लॉ। अब क्या क्या ओब्लिगेशंस, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एम्प्लॉयर की, तो सबसे पहले एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी उसके फैमिली मेम्बर्स को बताए कि उसको इंजरी हो चुकी है, और कमिश्नर को भी रिपोर्ट करे कि ऐसे ऐसे हमारी फैक्ट्री के अंदर कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर ऐसे ऐसे एक वर्कर को इंजरी हुई है। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का दिया गया है। गिविंग डिटेल्स टू द कमिश्नर व्हेन ए वर्कर डाइज, सेक्शन 10 क्लोज ए, अगर वर्कर एक्सीडेंट काम के टाइम पर एक्सीडेंट के कारण मर जाते हैं तो कमिश्नर जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं वो सारे केसेस को हैंडल करेगा। कम टू नो अबाउट इट फ्रॉम एनी सोर्स, जैसे कि वो कमिश्नर को पता चलेगा पुलिस के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू या किसी फ्रेंड के थ्रू, तो उसको रजिस्टर लेटर के अंदर एम्प्लॉयर ही कैन सेंड ए रजिस्टर लेटर टू द एम्प्लॉयर। इस लेटर के अंदर एम्प्लॉयर से पूछा जाएगा कि वो सारी डिटेल दे वर्कर की, कैसे एक्सीडेंट हैपन हुआ, क्या क्या कितना कंपनसेशन दिया जाएगा फैमिली को। अब एम्प्लॉयर के पास दो ऑप्शन है लेटर आने के बाद। इफ़ ही एग्री दैट ही मस्ट पे देन ही शुड डिपॉजिट द मनी विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसीविंग द नोटिस, जैसे ही कमिश्नर का नोटिस आता है 30 दिन के अंदर वो पैसे डिपॉजिट करने के लिए एग्री हो जाता है तो कर देगा। अदरवाइज इफ़ ही थिंक्स ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल देन ही मस्ट स्टिल राइट बैक टू द कमिश्नर एक्सप्लेनिंग वाई इज़ नॉट लाइबल, यानी कि अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता अपने आप को तो एक रिटर्न में लेटर लिख के देगा कमिश्नर को दोबारा से कि उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती। अब कमिश्नर फैमिली मेम्बर्स को बताएगा, डिपेंडेंट्स को बताएगा वर्कर के कि ऐसे ऐसे वो मना कर रहे हैं क्लेम करने से, तो आप क्लेम कर सकते हो कोर्ट के थ्रू। कमिश्नर कैन गाइड देम टू हाउ टू डू इट, कि आप कैसे वो क्लेम अब ले सकते हो, क्योंकि एम्प्लॉयर ने तो मना कर दिया है। अगर एम्प्लॉयर ने मना नहीं किया तो 30 दिन के अंदर पैसे
कमिश्नर को दे दिए जाएंगे। कमिश्नर अब लीगल हायर्स को दे या फैमिली मेम्बर्स को, वो कमिश्नर के ऊपर डिपेंड करते हैं। सेकेंड पॉइंट, रिपोर्टिंग सीरियस एक्सीडेंट्स टू द कमिश्नर, सेक्शन 10 क्लोज बी। एक्सीडेंट हैपन्स एट वर्क एंड वर्कर इज आइदर सीरियसली इंजर्ड और डाइज, मर भी जाते हैं या फिर सीरियस इंजरी हो जाती है, तो एम्प्लॉयर को क्या करना है, एक रिपोर्ट भेजनी है कमिश्नर को 7 दिन के अंदर अंदर। और फॉर्म ई होता है, उसके अंदर स्पेशली मेंशन किया जाएगा कैसी इंजरी हुई, कितनी इंजरी है, और अगर मर गया तो वो भी मेंशन किया जाएगा। बट व्हेन इज एन इंजरी कॉल्ड सीरियस, इट इज़ सीरियस व्हेन वर्कर लॉज ए बॉडी पार्ट, यानी कि हाथ कट जाए कोई भी, या फिर ज़्यादा आँखें की रोशनी चली जाए, सुनने की क्षमता चली जाए उसकी, या फिर फ्रैक्चर हो जाए, तब भी वो स्पेशल फॉर्म के अंदर मेंशन करेगा। अब इस टाइप की इंजरी हो जाए, इतनी गंदे तरीके से उसको इंजरी हो जाए कि 20 दिन तक वो काम पर ना लौट पाए, तो भी एम्प्लॉयर को लिख के देना पड़ेगा कमिश्नर को कि ऐसे ऐसी इसको इंजरी हुई है और इसका कंपनसेशन मैं देने के लिए तैयार हूँ। स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है और अप्लाई भी कर सकती है वर्क प्लेसेस, जैसे कि ऑफिस या शॉप्स के अंदर भी उन सारी रिपोर्ट्स को भेजने के लिए कि कोई भी शॉप या फिर ऑफिस के ऊपर भी ऐसी घटना घटती है तो भी लाइबिलिटी बनती है एम्प्लॉयर की कंपनसेशन देने की। इंश्योरेंस एक्ट के ऊपर ये फैक्ट्रीज अप्लाई टू दी फैक्ट्रीज कवर्ड अंडर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। दैट मीन्स if a factory already gives benefit under ESI, then these reporting rules won't be used there, यानी कि वो कंपनसेशन अगर किसी इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू आ रहा है तो उसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं किया जाएगा। अब आते हैं नोटिस एंड क्लेम के ऊपर। अगर वर्कर इंजर्ड हो जाते हैं डूइंग हिज जॉब, नाउ इफ ही और हिज फैमिली वांट्स टू आस्क फॉर कंपनसेशन मनी, दे मस्ट फॉलो ए प्रॉपर प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज एक्सप्लेन अंडर सेक्शन 10। सबसे पहले क्लेम कब फाइल की जा सकती है, कितना टाइम पीरियड होगा, तो वर्कर कमिश्नर को बता के एक्सीडेंट के बारे में जितना पॉसिबल हो सके उतना जल्दी। दे मस्ट ऑल्सो फाइल देयर क्लेम फॉर कंपनसेशन विद इन 2 ईयर्स। कब से, जब से एक्सीडेंट हुआ उसके 2 साल के अंदर अंदर वो क्लेम कर सकते हैं। अगर वर्कर मर जाते हैं, देन द 2 ईयर्स विल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ। जिस दिन से उसकी डेथ हुई उस दिन से वो डेट डिसाइड की जाएगी, उसी दिन से वो क्लेम कर सकते हैं। या कोई भी डिजीज हो जाती वर्कर को ड्यूरिंग हिज जॉब, देन 2 ईयर्स विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे, जिस दिन से उसने काम से छुट्टी लेनी शुरू की और डिजीज उसकी स्टार्ट हुई। अब वर्कर काम पे तो आ रहा है, लेकिन इफ़ वर्कर leaves द जॉब एंड लेटर शो साइंस ऑफ डिजीज रिलेटिंग टू दैट जॉब, काम छोड़ देता है लेकिन उसके बाद उसको कोई डिजीज दिखते हैं, तो भी वो 2 साल के अंदर अंदर जिस दिन उसे सिम्टम्स दिखाई दिए उसके कंसिडरेशन की जाएगी कि उस दिन से वो बीमार था और उसी दिन से वो 2 साल का टाइम पीरियड फिर दिया जाएगा कंपनसेशन लेने का। What if there was no notice or it was not correct? Sometimes the worker may not send a formal notice or may send a notice that has some mistake or problem, but still the claim can be accepted. The accident happened on the employer's premises or under his control and the worker died there or nearby. यानी कि नोटिस नहीं दिया गया और नोटिस दे दिया तो गलत तरीके से दे दिया गया, तब भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कि अगर वर्कर को इंजरी हुई है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तब भी लाइबिलिटी बनेगी। एम्प्लॉयर जानता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है लेकिन वो बताता नहीं है, तब भी लाइबिलिटी बनेगी। अब व्हाट शुड द नोटिस कंटेन? द नेम एंड एड्रेस। नोटिस के अंदर नाम लिखा जाएगा इंजर्ड वर्कर का, इंजरी किस टाइप से हुई, किस दिन हुई। एम्प्लॉयर इन सारी चीज़ों का नोटिस भेजेगा। नोटिस बुक एट वर्क प्लेस। स्टेट गवर्नमेंट कंपलसरी करती है कि हर एक एम्प्लॉयर के पास एक नोटिस बुक होनी चाहिए फैक्ट्री या ऑफिस के अंदर। इस बुक के अंदर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट लिखा जाएगा किस टाइप से इंजरी हुई और क्या क्या हेल्प की गई इनके द्वारा, और नोटिस डायरेक्टली इस बुक के अंदर लिखा जाएगा। नोटिस देना कैसे? अब ऑफिस पे दिया जा सकता है या फिर घर पे दिया जा सकता है। रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू एम्प्लॉयर को दिया जाएगा, नोटिस बुक में रिटर्न किया जाएगा। नेक्स्ट इज कमिश्नर्स पावर टू स्टार्ट द केस ऑन हिज ओन, यानी कि जब भी नोटिस आएगा सुयो मोटो एक्शन कमिश्नर के द्वारा लिया जाएगा। जैसे ही वो न्यूज़पेपर के थ्रू पढ़ता है कि किसी फैक्ट्री में एक्सीडेंट हुआ है, उस टाइम से ही वो सुयो मोटो एक्शन ले सकता है, चाहे वो एम्प्लॉयर ने कोई नोटिस भेजा या नहीं भेजा। वो कमिश्नर बिल्कुल एट द पॉइंट जब भी उसको पता चलेगा उस बारे में कि किसी वर्कर को एक्सीडेंट के कारण इंजरी हुई है, फिर वो बीमार पड़ गया है, डिजीज हो गई है,
तब से ही कमिश्नर उसके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कर देगा।